सर न्यू गाइड्स की डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। सर हमें ना ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के साथ भी टाइप करना चाहिए, इससे हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। हाँ जोगिंदर, जरूर करना चाहिए, पर फिर फीस भी तो बढ़ानी पड़ेगी। सर फीस बढ़ाने के बजाय हम बैचेस बढ़ा सकते हैं। क्लासेस बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो रिकवर हो जाएगा। इस बैच के खत्म होने से पहले हम नया बैच शुरू नहीं कर सकते, और फिर क्लासेस बढ़ाने के बाद भी तो फीस बढ़ानी पड़ेगी ना, वरना कोई मतलब नहीं है। देखो, हम इन स्टूडेंट्स को बैंक एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, जिससे ये जॉब लेके सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा फीस तो भर ही सकते हैं नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। सर अगर आप फीस बढ़ा ही रहे हैं तो स्टाफ की सैलरी भी बढ़ा दीजिए। चलो अभी चलते हैं, लेट हो रहा है। यस सर। गीता, जी सर। तुम साथ चल रही हो या बाद में लॉक करके आओगी? नहीं सर, चल रही हूँ, बस हो गया। मैंने सैंपल पेपर डाउनलोड कर लिया, बाकी कल करूंगी। उस सैम्पल पेपर के साथ अगर बैंक इंटरव्यूज हो तो वो भी मेल कर देना। हाँ ठीक है। थैंक यू। चलो कल मिलते हैं। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। The number you have called is currently switched off. माँ, आप खाना खा लो। वैभव का फोन नहीं लग रहा है। 9:30 बज गए। अब तक तो वैभव को आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया होगा? पता नहीं माँ, ट्राई तो करी हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा। शायद जोगिंदर के साथ कहीं गए होंगे, नेटवर्क इशू होगा। 10 मिनट और इंतजार कर लेते। कहाँ हैं आप वैभव? मैं और माँ आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. आरती जोशी, वैभव जोशी की पत्नी, जो एवी स्टडी सेंटर का ओनर और डायरेक्टर था, उसे ढूंढते हुए स्टडी सेंटर आती है, जहां उसे अंदेशा होता है कि शायद कुछ गलत हुआ है। आरती घर वापस जाकर सेंटर के मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी लेकर वापस आती है और दरवाजा खोलती है। स्टडी सेंटर के अंदर जिन हालात से उसका सामना होने वाला था, वो बेहद चौंकाने वाले थे। वैभव, 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 वैभव कहाँ है? पता नहीं मैम, उन्होंने मैं बांधा और बाहर से खुंडी लगा के चले गए। क्या? आरती मैम, वो मुझे लगता है वो वैभव सर को दूसरे वाले क्लासरूम में ले गए होंगे। जोगिंदर, गीता, क्या क्या हुआ है यहाँ? ये सब किसने किया? मैम वो 3 लोग थे, तीनों के पास गन्स थे। हम सेंटर से निकल ही रहे थे कि अचानक वो लोग जबरदस्ती हम तीनों को अंदर ले आए। उनमें से 2 लोगों ने मुझे और गीता को क्लासरूम 1 में बांधा और वो तीसरा आदमी वैभव सर को अपने साथ ले गए। ये लोग वैभव को कहाँ ले गए होंगे? मैम हमें नहीं पता वो वैभव सर को कहाँ ले गए, या
उनके साथ क्या किया? हमें दूसरे कमरे में बंद करके बाहर से कड़ी लगाकर चले गए। वो 3 थे, उनमें से 2 हमें क्लासरूम में लेकर गए और बांध दिया। उसके बाद वो तीसरा आदमी भी वहाँ। तुम्हें उन तीनों की शक्लें याद हैं? शक्ल दिखी ही नहीं, उन तीनों का चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था। वैभव कहाँ है? कहाँ ले गए वो लोग उन्हें? आरती मैम, हमें नहीं पता वैभव सर कहाँ है। गीता, तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट, कोई जोर जबरदस्ती की उन्होंने? होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लास्ट बैच की क्लास 7:30 बजे खत्म हुई थी। वैभव सर और मैं बैच और क्लासेस को लेकर कुछ नए एडिशनल मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। सर मैंने भी अपनी लास्ट क्लास खत्म की और फिर हम तीनों घर जाने के लिए निकले। गीता, जोगिंदर, आप दोनों यहाँ पे पढ़ाते हैं? यस सर। फिर क्या हुआ? तो फिर वैभव सर और गीता कार की तरफ गए और मैं बाहर निकलकर गेट खोलने गया, और सर जैसे ही मैंने गेट खोला और टर्न किया तो तभी अचानक से वो तीनों हाथ में गन लिए, चेहरा ढके हुए, और हमें गन पॉइंट पर जबरदस्ती सर अंदर की तरफ ले गए। और सर उन्होंने जबरदस्ती वैभव सर से सेंटर का लॉक खुलवाया। सर वो लोग हमें यहाँ से क्लासरूम की तरफ लेकर गए थे। उन तीनों में से एक आदमी जो बाकी दोनों को ऑर्डर दे रहा था, उसने उन दोनों को हमें इस कमरे में बंद करने को कहा। मुझे वैभव की चिंता हो रही है। पता नहीं ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं। ये तो आप ही लोगों को बताना होगा कि वो लोग कौन हो सकते हैं। सर डायरेक्टर केबिन में बैग मिला है, इसमें 3 मोबाइल। मैम ये फोन तो मेरा है। और मैम ये फ़ोन मेरा है। ये फोन तो वैभव का है। आरती जी, आपके कोचिंग सेंटर में कहीं सीसीटीवी लगा? नहीं सर। आरती बेटा, कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं? और वैभव को क्यों लेके गए हैं और कहाँ लेके गए हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, यहाँ क्या हुआ है? आरती जी, हमें वैभव का एक फोटो चाहिए, हम पता लगाते हैं। सर, मैंने पूरा सेंटर देख लिया, कहीं पर भी, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स केबिन को भी देखकर ये नहीं लग रहा है कि वो लोग चोरी या फिर लूटपाट के इरादे से आए थे। मैम लूटपाट के लिए यहाँ क्लास में कुछ है भी नहीं, और वैसे भी पैसे या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ रखते नहीं है। हिना, आसपास के एरिया और मार्केट में पता करो, कहीं सीसीटीवी है क्या? श्योर सर। आरती जी, आपकी नजर में कोई ऐसा है जो वैभव को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? आरती जी, हमने जोगिंदर और गीता से 3 बार पूछताछ की। उनके बयान से यही सामने आया है कि वो तीनों नकाबपोश आपके पति वैभव जोशी के लिए आए थे। लेकिन क्यों? वो लोग मेरे पति वैभव को ही क्यों ले गए? सर, वैभव की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? 5 साल से कोचिंग क्लासेस चला रहा है, पढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी है उसकी। पर मोहन जी, आपके जीजा वैभव जोशी की सीधी सादी जिंदगी में कुछ तो टेढ़ा हुआ होगा। जो 11 अगस्त की रात को 3 बंदूकधारी बंदूक की नोक पर उन्हें उठाकर ले गए, उनका मोबाइल पीछे छोड़ गए, इतनी प्लानिंग के पीछे कोई तो वजह होगी। सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। आरती, उन्होंने तुम्हें कुछ बताया था? नहीं भैया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था ऐसा। और इनफैक्ट आप माँ जी से भी पूछ सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता। पर आरती जी, कुछ तो है, क्योंकि जो 3 लोग आए थे वो ऐसे नहीं आए, वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। प्लीज आप लोग मेरे पति को ढूंढिए। मीनाक्षी जी, आपका और आरती जी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया, लैंडलाइन फोन भी टैप किया जा रहा है। फिर आरती का कॉल आते ही हम उन लोगों तक पहुंचेंगे और वैभव को सही सलामत वापस लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। पर वैभव को कौन किडनैप करेगा और क्यों? वैभव को कभी किसी से कोई धमकी मिली, कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा? नहीं, वैभव ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। पार्वती जी, किशोर जी, आप तो उसकी बहन और जीजा हैं, क्या वैभव ने कभी कुछ शेयर नहीं किया? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और भैया ने हमें कभी बताया भी नहीं इस बारे में कुछ। हो सकता है आरती भाभी को कुछ बताया हो। इस बारे में वो भी कुछ नहीं जानता। सर, मैंने कोचिंग क्लास के आसपास का एरिया, पूरा मार्केट छान मारा, यहाँ कहीं भी सीसीटीवी नहीं मिला, और यहाँ कोई एटीएम भी नहीं है कि उसके सीसीटीवी से हमें कुछ मिल जाता। पहली बार आरती 10:45 पौने 11 बजे सेंटर पर आई, फिर चाबी लेकर 11 बजे दोबारा आई, तो मतलब वो 11 बजे से पहले ही वैभव को ले गए होंगे। आसपास के लोगों से, दुकानदार से पता किया? सर, मैंने मार्केट के लगभग सभी दुकान वालों को वैभव की फोटो दिखाई, सबका यही कहना है कि किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। 9-10 बजे तक लगभग सभी दुकानें बंद भी हो जाती हैं। उसके बाद वो लोग वैभव को कहीं लेके गए होंगे तो ज्यादा लोग रास्ते पर रहे नहीं होंगे। ठीक है, सेंटर के लोगों से बात करनी पड़ेगी। इस कोचिंग सेंटर में कुछ तो अजीब हुआ। 11 अगस्त की घटना निश्चित तौर पर एक ऐसे हैरतअंगेज जुर्म की तरफ इशारा कर रही थी जहां 3 हथियारबंद नकाबपोशों ने हमला तो किया,
लेकिन जोगिंदर और गीता को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ वैभव जोशी को साथ लेकर फरार हो गए। यह घटना क्या वाकई किडनैपिंग की थी या सिर्फ वैभव जोशी को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश? अरविंद, 5 साल पहले जब ये कोचिंग सेंटर खुला था, आप तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी। तब तो आप सब कुछ जानते होंगे, सेंटर को, सेंटर के लोगों को। जी सर, मैं यहाँ पे सबसे पुराना हूँ। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि जो कुछ भी हुआ है वो अचानक नहीं हो सकता। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था सर। ऐसा कुछ मतलब? मतलब सर, मैं और जोगिंदर भी यही बात कर रहे थे कि उन लोगों ने वैभव सर को ही क्यों चुना। साथ में जोगिंदर और गीता भी तो थे। करेक्ट। पर हम वैभव की माँ मीनाक्षी जी और उनकी बीवी आरती दोनों के मोबाइल के साथ साथ लैंडलाइन भी टैप कर रहे हैं। अभी तक फिरौती का कोई कॉल नहीं आया कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई, माजरा कुछ और। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसे लगा था सर जब मैंने जोगिंदर से बात की थी। अरविंद, एक सेकंड के लिए तो लगा कि वो लोग मुझे मार देंगे, और जिस तरह से वो गीता को देख रहे थे लगा कि बहुत गलत होने वाला है। वो 3 लोग आए और सिर्फ वैभव सर को ले गए। तुम दोनों को कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपको जोगिंदर को क्या लगता है, कौन कर सकता है? किसी पे शक? एक्चुअली वो गीता और वैभव सर का दोनों का अफेयर है? यस सर, मैंने खुद देखा। सर एक्चुअली अरविंद को भी उनके अफेयर के बारे में पता है, इसलिए हमें ऐसे लगा कि इस तरह से 3 लोग आए और सिर्फ वैभव को उठाकर ले गए। ये सब नाटक था, फर्जी था, असली मकसद कुछ और है। तो वैभव ने ये किडनैपिंग का ये सारा ड्रामा अपने किसी मकसद में कामयाब होने के लिए किया, और साथ में गीता भी शामिल है। पता नहीं सर, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो वैभव सर और गीता के बीच में चल रहा था। पर सर, ईमानदारी से बोलूँ तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि एक को उठा के ले गए और 2 को सही सलामत छोड़ दिया। हम वैभव और गीता के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे हैं कि क्या उन्होंने किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया था ऐसा कुछ करने के लिए। बाकी तो अपने लेवल पे पता कर। ठीक है साहब, मैं अपना नेटवर्क काम पे लगा देता हूँ। बाकी अगर ये अंदर की मिली भगत है तो मुझे लगता नहीं कि किसी हिस्ट्री शीटर को ये काम दिया होगा, बल्कि 99.9% बोल सकता हूँ कि गन भी नकली होंगी। अपनी थ्योरी लगाना बंद कर उस्मान, और जो बोला है वो पता कर कि क्या ऐसा कुछ कोई ड्रामा था, और इस ड्रामे को खेलने के लिए क्या किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया गया था। सर 2 दिन हो गए मेरे पति को गायब हुए, और आप लोग उन्हें ढूंढने के बजाय मुझे ये बता रहे हैं कि उनका गीता के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को किडनैप करवाने का नाटक किया। आरती जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो हुआ है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अभी तक फिरौती का कोई कॉल नहीं है, तो वैभव को अपने साथ क्यों लेकर गए? सर, ये पता लगाने का काम आप लोगों का है। आप लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए कहानी बना रहे। आपको इन बातों पर विश्वास हो रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं है। मेरी और वैभव की शादी को 6 साल हो चुके हैं। वो इंस्टीट्यूट हमारा सपना है, हमने मिलकर शुरू किया था। और रही बात अफेयर की, तो वैभव ऐसे इंसान है ही नहीं, और अगर ऐसा है भी तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं क्यों जाएंगे? आरती जी, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हमने वैभव की तस्वीर वाराणसी के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। पुलिस अपना काम कर रही है। हम 11 अगस्त की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल लें ताकि कहीं से कोई सस्पेक्ट गाड़ी नजर आ जाए, और अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं है। लेकिन आपके सेंटर से जो बात सामने आई है वो फैक्ट है। वैभव और गीता का अफेयर था। उस रात जो 3 बंदूकधारी कोचिंग सेंटर में आए थे, उन्होंने गीता और जोगेंद्र को वहीं छोड़ा और आपके पति वैभव जोशी को साथ में ले गए। आप खुद सोचिए और बताइए, उन 3 लोगों ने ऐसा क्यों किया? गीता वैभव जोशी का है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? और आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नाटक बंद करो समझी, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा और वैभव का अफेयर चल रहा है। हाँ, मेरा और वैभव सर का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने उनकी किडनैपिंग करवाई है। अगर तुमने नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? वैभव ने। वो अपनी किडनैपिंग खुद क्यों करवाएगा? अरे माना हम रिलेशनशिप में, पर इस किडनैपिंग से हमारा क्या फायदा हो सकता है? आप ही बताइए, क्योंकि ये भी तो आप ही का कहना है कि किडनैपिंग फेक है। खुद को किडनैप करा के वैभव सर को क्या मिलेगा? तो तुझे लगता है कि वो सच में किडनैप हुए हैं? मोहन भैया, ये पुलिस क्या अनाप शनाप बोल रही है? उनका कहना है कि वैभव और गीता का अफेयर चल रहा है, जबकि मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती, तुम्हें कोचिंग क्लासेस से ब्रेक लिए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। तो क्या हुआ? वैभव मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। माँ जी, आरती, हम सब जानते हैं कि वैभव कैसे है, मगर उस गीता ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसका वैभव के साथ में अफेयर चल रहा है।
ये गीता वीता जो कोई भी हो ना, झूठ भी तो बोल सकती है। मगर माँ जी, अगर किसी औरत का किसी शादीशुदा मर्द के साथ नाम जुड़ता है और वो बात सच भी हो तो भी औरत मानती नहीं है, झुटला देती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। गीता सीना ठोक कर कह रही है कि उसका और वैभव भाई साहब का अफेयर है। ठीक है, उसने मान लिया, मैंने भी मान लिया कि गीता और वैभव का अफेयर चल रहा है। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि मुझे छोड़कर गीता के साथ जाने के लिए उन्होंने खुद को किडनैप करवा लिया? क्यों? अब भी आप यही कहेंगे कि आपको नहीं पता वैभव कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, और कैसे कहूँ, कितनी बार कहूँ आपसे? मैं सिर्फ कह ही नहीं रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता वैभव सर कहाँ है। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ से, वाराणसी से बाहर नहीं, क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि हमें पता है कि आपके और वैभव के बीच में क्या चल रहा है। सर 4 दिन हो गए, गीता और वैभव के कॉल रिकॉर्ड शांत हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि ये दोनों ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे थे। देखा जाए तो आरती का पॉइंट तो सही है। इस तरह खुद को किडनैप करवा के वैभव को क्या हासिल होगा? उसके बैंक अकाउंट तक आरती के साथ ज्वाइंट में है। एक पैसा इधर से इधर नहीं हुआ। बात तो सही है सर, वैभव ऐसा क्यों करे? कोचिंग क्लासेस खोलना उसका सपना था। एग्जैक्टली, वही तो पॉइंट। हेलो, आपको अंदाजा है हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं? कौन बोल रहा? देश में फैली बेरोजगारी का अंदाजा है कुछ? पहले तुम बताओ, तुम बोल कौन रहे हो? मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है, उन लाखों करोड़ों में से एक बेरोजगार जो एक नौकरी पाने के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। तुम ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो? 1 साल की कोचिंग की फीस 60,000 रुपये, 40,000 रुपये ऊपर से नौकरी दिलवाने की गारंटी के। कितने हुए? पूरे 1 लाख रुपए। मैं अकेला नहीं हूँ जिसने 1 लाख रुपए भरे। 1 लाख भरने के बाद भी नौकरी नहीं है। क्या इस सब का वैभव जोशी के एवी कोचिंग सेंटर से कुछ लेना देना है? जब कोई बिना रोजगार भूखा मरता है ना, पूरे 1 लाख रुपए भर के, तब उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखती, उसकी समस्या, उसकी मेहनत। पर अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि अब आपके पास भी एक परेशानी है, ये जानने की कि जिसने मुझे परेशान किया उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। हेलो हेलो दिलीप, पता करो ये फोन कहाँ से है। पता करता हूँ सर। ललिता पांडे। अब कौन सी नई गुत्थी लाई? सर गीता से पहले एक और लेडी टीचर थी कोचिंग क्लास में, 2 साल पहले एवी स्टडी सेंटर में पढ़ाती थी। पक्का ललिता, ये महीना जाने दो, अगले महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में पक्का बात करें और देखते हैं कितनी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वैभव सर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और ललिता के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? मैम, ये वैभव सर ने ये क्या है? अभी 3 महीने पहले ही तुमने 25% की हाइक दी थी ना उसे सैलरी में, और 50% देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करती है, अच्छी टीचर है, मेहनती है। मैं तो सोच रहा हूँ एक बैच और बढ़ा दूं। वो सुबह क्लास देने को तैयार है और हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, मॉर्निंग का बैच होगा तो तुम्हें भी जल्दी जाना पड़ेगा ना। बैच का बैच चलेगा और साइड बाय साइड तुम्हारी ऐश भी, है ना? आरती तुम... वैभव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं एक सक्सेसफुल बैंकर रह चुकी हूँ। बिजनेस और उसकी बारीकियां ना अच्छी तरह से पकड़ लेती हूँ, और मुझे नजर आ रहा है कि मेरा बिजनेस और मेरी पर्सनल लाइफ ना दोनों कहाँ जा रहे हैं। तुम गलत सोच रही हो। मेरे और ललिता के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा है ना? ठीक है, तो कल जाकर ललिता से ना सामने सामने पूछ लेते हैं कि तुम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं। जहां एक तरफ गीता के साथ वैभव का अफेयर इस किडनैपिंग के पीछे की वजह दिखाई दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ सामने आया एक अज्ञात फोन कॉल जिसमें नौकरी देने का झांसा देकर पैसे लेने की बात भी सामने आई। फिर अचानक ललिता नाम की महिला का खुलासा हुआ। ललिता 2 साल पहले एवी स्टडी सेंटर में पढ़ाती थी, जिसका वैभव के साथ अवैध संबंध था। क्या वैभव के अगवा होने के पीछे इन 3 कारणों में से कोई एक कारण था, या वजह कुछ और ही थी? तहकीकात के दौरान इस केस में अभी पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले सच आने बाकी थे। पहले गीता, अब ललिता, योगेंद्र शर्मा, अरविंद कश्यप, वैभव जोशी के बारे में और क्या बताना बाकी? अब सब कुछ एक साथ बताओगे या आप भी किस्तों में बताओगे? नहीं सर, वो हमें बाद में लगा कि वैभव सर गीता के कारण खुद की किडनैपिंग क्यों करेंगे, इससे उन्हें क्या मिलेगा, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। सब फिर याद आया कि 2 साल पहले जब वैभव सर का ललिता के साथ रिलेशन था, तब आरती मैम भी यहाँ काम करती थी, और जब आरती मैम को इन दोनों के बारे में पता चला तो
उन्होंने तमाशा किया और बहुत बेइज्जती करके ललिता को कोचिंग सेंटर से निकाल दिया था। रेजिग्नेशन दे और निकल जाए यहाँ से। दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आरती पहले लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुछ नहीं। क्या बात सुनो तेरी? हाँ, अपनी नौटंकी की दुकानदारी उठा और दफा हो जाए यहाँ से। अगर मैं जाने से मना कर दूं तो? मना करके तो देख, ऐसी हालत करूंगी ना तेरी तो सोच भी नहीं सकती। धमकी नहीं दे रही हूं, सच बोल रही हूं। मैं और वैभव पति पत्नी है। तेरी तरह हर किसी का पैसा देखकर ना मुंह नहीं मारते फिरते हम लोग। निकल जा यहाँ से, वरना तेरे बाल खींचकर घसीटते हुए तुझे धक्के मार कर निकालूंगी यहाँ से। Get out! और सर फिर हमें लगा कि अगर वैभव सर को सच में किसी ने किडनैप किया है तो वो कौन हो सकता है और क्यों? फिर हमें ललिता का ध्यान आया सर ललिता इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती भूलने वालों में से नहीं थी। और जिस तरह उस दिन वो कोचिंग सेंटर से गुस्से में रोते हुए निकली थी सर, हमें लगा कि... तो आप लोगों को लगा कि वैभव जोशी को गीता ने नहीं, ललिता ने किडनैप करवाया होगा। तुमको सबूत चाहिए? सबूत नहीं, बस कंफर्म कर रही हूँ कि काम हुआ या नहीं। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? हाँ, लगा दिया। पक्का? तुमने ये काम किसी और पे तो नहीं छोड़ा? नहीं, मैंने खुद किया है। तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या? यकीन करो, हमने काम पूरा कर दिया। तुमको डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक से हुआ है। कहाँ रहती है ललिता? सर इलाहाबाद। उसका फोन नंबर, एड्रेस सब लिखो और उसकी फोटो भी चाहिए। सर, एक बुरी खबर है। इलाहाबाद के आजाद नगर पुलिस स्टेशन एरिया में एक डेड बॉडी मिली। और वो डेड बॉडी वैभव जोशी की है? जी सर। मतलब ये झूठा किडनैपिंग का नाटक नहीं था। जोगिंदर और गीता की तरह इसके भी हाथ और मुंह बांधा गया था। यस सर। सब आजाद नगर पुलिस स्टेशन हमें बॉडी हैंड ओवर कर रही है। 14 वार किए गए, इतनी बेरहमी से। इस बेरहमी की कोई तो वजह होगी। अगर उन्होंने उसे मारना ही था तो कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं मारा? 3 घंटे का रास्ता तय करके इस तरह इलाहाबाद क्यों लेकर गए? हत्यारे वैभव को अगवा कर कत्ल करने के मकसद से ही आए थे, लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधी से पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम न सिर्फ अनजान थी बल्कि कोसों दूर थी। वैभव जोशी की जिंदगी से जुड़े कई और पक्ष अब पुलिस के सामने आने वाले थे। ललिता पांडे? जी मैं ही हूँ ललिता पांडे। अगर आप ललिता पांडे हैं तो फिर आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि वैभव जोशी का मर्डर हुआ है। नहीं, अभी आप ही से पता चला, बुरा लगा सुनकर। अच्छा, हमने सुना है कि एक टाइम था जब आप दोनों काफी करीब थे। सही सुना है आपने, थी। सर एक्चुअली ये बात यहाँ सबको पता है कि नौकरी की गारंटी के लिए कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा पैसे दिया करते थे, पर हाँ ये है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता था। यस सर, क्योंकि मुझसे भी वैभव सर ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही और ना ही कभी फीस के अलावा कोई पैसे दिए। हाँ, मैंने भी नहीं दिए सर, और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। तो फिर किसके साथ होता था? सर मैंने बोला तो कि सिर्फ इधर उधर से सुना है, पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता और ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि किसी ने पैसे दिए भी हैं या नहीं। सर मुझे कुछ बताना था आपको। वो तो मैं तुम्हारी शक्ल देखते समझ गया। बोलो। सर मैंने भी जॉब गारंटी के लिए वैभव सर को पैसे दिए थे। देखो योगेश, ये लीगल तो है नहीं कि लिख के दे दूं कि नौकरी मिल जाएगी। हाँ, जबान दे सकता हूँ कि नौकरी मिल जाएगी। अब भरोसा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर भरोसा है सर मैं पैसे भी दे दूंगा, पर नौकरी तो मिल जाएगी ना सर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे नौकरी की जरूरत किसको नहीं है, मैं तो सिर्फ 50,000 बोल रहा हूँ, लोग लाखों लिए घूम रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फीस के अलावा 50,000 देने होंगे, वो भी कैश में, और ये बात जाके बाहर किसी को बताना मत। सर मैंने उन्हें पैसे दिए थे सर, अब मेरे पैसे, मेरी नौकरी का क्या होगा सर? निखिल बता रहा था कि वैभव जोशी ने और भी स्टूडेंट से पैसे लिए थे। बता सकते हो किस किस से लिए थे? सर पैसे तो बहुत लोगों ने दिए होंगे, किस किस ने दिए ये नहीं मालूम सर, पर जिस दिन वैभव सर किडनैप हुए थे उस दिन मुझे एक पुराने स्टूडेंट मिला था मुझे इस कोचिंग सेंटर में। तुम एवी स्टडी सेंटर में हो? हाँ। नौकरी की गारंटी के लिए पैसे दिए हो? दिए हो तभी इतने परेशान दिख रहे हो इनके गायब होने से। आपको कैसे मालूम कि मैंने पैसे दिए हुए? तुम अकेले नहीं हो जिसे नौकरी का जासा डालकर ये कमीना पैसा लिया है। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैंने पूरे 50,000 रुपए दिए। 40 से 50 का डाला? 50,000 तो डूब गए, ना नौकरी मिलेगी और ना ही पैसा।
क्या पता, शायद वैभव जोशी भी कभी ना मिले। उसने कहा था कि वैभव जोशी नहीं मिलेगा। हाँ सर, कुछ ऐसा ही बोला था उसने। कौन था ये लड़का? कौन था ये तो नहीं मालूम सर, ना मैंने उसे नाम पूछा ना उसने बताया कुछ। इसी कोचिंग क्लास में आता था वो? मैंने उसे देखा तो नहीं कभी, पर कभी तो आया होगा ना सर, तभी तो उसको मालूम है कि वैभव सर नौकरी की गारंटी के लिए पैसे लेते हो। दिलीप, आज से लेकर पिछले 5 साल तक एवी कोचिंग सेंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी डिटेल निकलवा। यस सर। मैं भी एडमिन ऑफिस से डिटेल्स निकलवाता हूँ, वहाँ पता चल जाएगा कि लड़का कौन था जो योगेश से मिला था। तब तक मैं आरती से मिलता हूँ। अगर वैभव जोशी नौकरी देने के नाम पर झांसा देने वाला कोई रैकेट चला रहा था तो उसकी बीवी आरती को तो पता ही होगा। राइट सर। सही काटा फेंका ना, अब वो अपने आप रास्ता ढूंढते रहेंगे। अबे एक्टिंग क्या कर रही तूने यार, जबरदस्त एकदम। सीधा सीधा मेरा नाम आगे करना जरूरी था क्या? समझो जरा, तुम्हारी बात निकली तभी तो ललिता तक गई। लेकिन मैं ललिता नहीं हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ जैसा उसके साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी। मैं सबके सामने तमाशा बन गई थी, और मेरे और आरती के बीच में जो भी हुआ उसमें भी मेरा ही तमाशा बना। और सबसे बढ़कर वैभव, उसने भी हमारे रिलेशन को तमाशा बनाकर रख दिया था। वैभव ने आपके प्यार का तमाशा बनाया तो आपने बदला ले लिया, जान से मार दिया। बदला? 2 साल बाद बदला लेकर मुझे क्या मिलेगा? मैंने जो खोया है वो वापस कभी नहीं आ सकता। प्यार करती थी मैं वैभव से, शादी करना चाहती थी उससे। अगर तुम आरती को छोड़ दोगे तो उसकी सारी बदतमीजियों का जवाब मिल जाएगा उसे। निकाल बाहर करो आरती को प्लीज वैभव। वैभव, हम साथ में मिलकर अपनी एक नई कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। डिवोर्स दे दो आरती को। ये जगह मेरे अकेले की नहीं है, उसका भी हिस्सा है इसमें, और सिर्फ उसका ही नहीं, उसके भाई का भी हिस्सा है। उसे डिवोर्स दे दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उस कमीनी ललिता को ना क्लासेस से निकाल रही हूँ। अगर तुमने उसे वापस रखने के लिए कोई भी गेम खेला ना वैभव, सच में मैं भाई से बोल दूंगी कि अपने शेयर वापस ले ले। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी, अपनी सारी मेहनत की कमाई, सब कुछ लगा दिया इस जगह को खरीदने के लिए। ललिता को मैं निकाल रही हूँ, और उसे वापस रखने के लिए अगर कोई भी चाल चली ना तुमने, तो ये जितना भी कुछ है ना सब छीन लूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुम तो बहुत ही घटिया आदमी निकले, कायर किस्म के। प्यार नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। प्यार तो क्या, तुम्हारे अंदर विल पावर तक नहीं है कि तुम अपने भरोसे, अपने दम पर मेरे साथ अपनी एक नई कोचिंग क्लासेस खड़ी कर सको। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अच्छा यही है कि तुम चली जाओ यहां से। मैंने इतनी मेहनत के साथ ये सब कुछ खड़ा किया है, मैं इसे खो नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता इसे। तब सच में मेरा मन किया कि मैं मार दूं, उसे भी और उस आरती को। वैभव तो मर चुका है, अब किसकी बारी है? आरती की। तब तो आप आरती के बारे में भी इतनी छानबीन करेंगे ना जितनी मेरे बारे में की है। ललिता, हमें आदत है लोगों को एक दूसरे पे इल्जाम लगाते देखने सुनने की। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ। आपको क्या लगता है आरती अपने पति का मर्डर नहीं करवा सकती? योगेश, तुम्हें वाकई में कोई मिला था या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? सर मतलब सर, हमने जोगिंदर शर्मा और अरविंद कश्यप दोनों से बात की, और दोनों टीचर्स का यह कहना है कि वैभव अलग से बुलाकर स्टूडेंट से जॉब के नाम पे पैसे नहीं ले सकता। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हमारे पास आकर पूछना ही नहीं चाहिए था सर कि सर नौकरी के बदले पैसे लेते थे या नहीं। आप सीधा जोगिंदर सर या अरविंद सर से ही पूछ लेते। साहब, हिस्ट्री शटर मार्केट तो पूरा छान मारा हमने, पर अभी तक कहीं से भू नहीं है कि वैभव जोशी को किडनैप करने और मारने के लिए किसको हायर किया गया था। आपको किसी कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला क्या? हम अभी तक वैभव जोशी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक टिप कि वो नौकरी के नाम पर पैसे खाता था, बस इसी में झूल रहे। सर, आप वैभव की पत्नी आरती को खंगाली। मैं भी थोड़ा डीप में जाता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर आरती से कनेक्टेड है। सर ललिता भी यही तुक्का लगा रही थी। किसी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला, एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिससे लगे गड़बड़ हुई। नहीं सर, लेकिन वैभव के कॉल रिकॉर्ड से इतना पता चला है कि वो अपने कोचिंग सेंटर की कई लड़कियों के साथ टच में था, और जब मैंने उन सभी लड़कियों से बात की तो सबका यही कहना है कि वो सब क्लासेस और पेपर्स के बारे में बातचीत करती थी। शादीशुदा होकर 2 साल पहले तक ललिता से अफेयर था। ललिता के जाने के बाद 6 महीने पहले ये गीता आई,
फिर इसके साथ शुरू हो गए एक और अफेयर। सर ये गीता, ये यहाँ सिर्फ टीचर बनकर नहीं आई, ये इससे पहले सेंटर में स्टूडेंट भी रह चुकी है। सर, जिस नाराज बेरोजगार का आपको कॉल आया था, मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है। उसका नाम, एड्रेस सब फर्जी। उस सिम से सिर्फ एक ही फोन किया गया था जो आपको आया था। और सर वो योगेश पाल, जिसने हमें लीड दी थी कि वो कोचिंग क्लास के किसी एक्स स्टूडेंट से मिला था, जिसने बताया था कि वैभव नौकरी का लालच देकर पैसे लेता था। नजर रखो इस योगेश पाल पर। जिस बेरोजगार की बात कर रहा है हो सकता है ये खुद ही हो और झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आरती ने खुद मेरे बेटे अपने पति को मार डाला? देखिए अभी तक ऐसा कुछ सामने तो नहीं आया है कि किसने किया है, आपकी बहू आरती ने या किसी और ने। क्या लगता है आपको, आपकी बहू आरती ऐसा कुछ कर सकती है? किशोर, वैभव आपका काफी अच्छा दोस्त था। जी सर, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जीजा साले कम दोस्त ज्यादा थे। पार्वती जी, आपको क्या लगता है कौन मार सकता है वैभव? क्योंकि हमें अभी तक कोई भी खास सुराग नहीं मिला कि आरती का हाथ हो सकता है वैभव को मरवाने में। हाँ सर, मुझे पता था वैभव स्टूडेंट्स को चीट कर रहे थे, जॉब का प्रॉमिस करके उनसे कैश लेते थे। ऐसे एक नाराज स्टूडेंट का फोन आया था मुझे। कोई भी नाराज होगा। और ये सब तब शुरू हुआ था जब मैंने अर्थराइटिस की वजह से क्लासेस से ब्रेक लिया था। और उस एक साल में वैभव बहुत बदल गए थे। वो सिर्फ बेईमान ही नहीं हुए थे, बल्कि काम को लेकर अपने सारे एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब भूल गए थे। हमारी शादी को 1 ही साल हुआ था, तो हमने सोचा कि मिलकर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाएंगे। उसके लिए हमने मेहनत की सारी कमाई, सारी सेविंग्स सब लगा दी, लेकिन वैभव ने सब बर्बाद कर दिया। वैभव का मर्डर आपने किया? क्या? ये आप क्या कह रहे? मैं उनका मर्डर क्यों करूंगी? मैं जानती हूँ कि वो बेईमान हो गए थे, गलत चीजों में पड़ गए थे, अफेयर शुरू हो गए थे उनके, वो स्टूडेंट्स को चीट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मर्डर करके मुझे क्या मिलेगा? ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स। इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके और आपके भाई मोहन के बीच में अचानक से बहुत ज्यादा बातें होने लगी, जो कि पहले नहीं होती थी। सर, मेरे भैया कोचिंग क्लासेस में शेयर होल्डर हैं और क्लास शुरू करने के लिए ना अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है, तो बस उन्होंने शुरू में एज साइलेंट पार्टनर हमारे साथ इन्वेस्ट किया। आरती जी, या तो आप मेरा सवाल समझी नहीं या फिर शायद समझना चाहती नहीं। मेरा सवाल यह है कि आप दोनों भाई बहन के बीच में अचानक से इतनी ज्यादा बातें क्यों होने लगी? सर, मोहन मेरे भाई है, मैं उनसे कभी भी बात कर सकती हूँ। और अर्थराइटिस की वजह से जो मैंने ब्रेक लिया था क्लास से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में मुझे उनकी हेल्प लगती थी। अच्छा ये बताइए कि अगर वैभव नहीं रहते तो कोचिंग सेंटर पर पूरा मालिकाना हक आपका और आपके भाई, अब दोनों का ही होगा ना? हेलो, उस्मान बोल रहा हूँ। आरती भी आपके सामने है। उस पे एक प्रेम मिश्रा नाम का एक बाउंसर फेंको ना। पहले कुछ बैकग्राउंड बोल। ये प्रेम मिश्रा एक साल पहले तक इनके एडमिन सपोर्ट स्टाफ में काम करता था। वैभव ने इसको नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, आप प्रेम मिश्रा को जानती होंगे? हाँ, जानती हूँ। तो इस प्रेम मिश्रा को 1 साल पहले वैभव ने नौकरी से निकाल दिया था, है ना? हाँ। क्यों? पता नहीं, वैभव ने बताया था कि प्रेम ने कुछ फ्रॉड किया था। नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं है, अपना रेजिग्नेशन लेटर दो, कल यहाँ मत आना। वैभव ने मुझे नहीं बताया था कि प्रेम ने एग्जैक्टली किया क्या था, लेकिन उसे नौकरी से निकालने का फैसला वैभव का ही था। प्रेम मिश्रा तो आपके कोचिंग सेंटर में सपोर्ट स्टाफ था ना? जी। तब भी वैभव ने आपको वजह बतानी जरूरी नहीं समझी? आफ्टर ऑल आप भी तो कोचिंग सेंटर में एडमिन इंचार्ज थी। वैभव ने प्रेम को कई बार जाली साइन करते हुए और चेक से पैसे निकालते हुए पकड़ा था। अब ये तो प्रेम मिश्रा ही बताएगा कि उसने क्या घपला किया था। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेफिक्र रहिए, ये सारे सवाल हम प्रेम मिश्रा से भी पूछेंगे उससे कि उसने क्या घपला किया था। सर, मेरी टीम योगेश पाल पे नजर रख रही थी। योगेश पाल ही हमें प्रेम मिश्रा तक लेके गए। साहब, उसी दिन मुझे योगेश पे शक हुआ।
सोचा देखे आखिर ये चीज़ क्या है। देखो तो साहब क्या निकला, एक्स स्टूडेंट नहीं, एक्स एम्प्लॉय के साथ मिला जिसे नौकरी से निकाला गया। अभी इस्तीफा दे और निकल यहाँ से। ये प्रेम मिश्रा हमारे सामने नहीं आया था। अब ये बताओ कि तुमने इस प्रेम मिश्रा का बाउंसर आरती के सामने फेंकने के लिए क्यों कहा था? ऐसे सर रिएक्शन देखने के, क्योंकि मुझे योगेश की कहानी में 100% झोल देखते हैं। सर हो सकता है जॉब के नाम पर पैसे लेने वाली कहानी पूरी तरह झूठी हो, जो हमें गुमराह करने के लिए सुनाई गई हो। पॉसिबल है, क्योंकि इस प्रेम मिश्रा का नाम सुन के आरती घबरा गई थी, और प्रेम मिश्रा को नौकरी से निकालने वाली जो उसने कहानी सुनाई उसमें दम नहीं लगती। और जब मैंने उसके सामने ये घपला क्रॉस चेक करने वाली बात कही तो और भी हड़बड़ा गई थी। उसने सोचा हो कि हम वैभव के अफेयर और उसके जॉब के नाम पर पैसे लेने वाले एंगल में इतने फंस के रह जाएंगे कि प्रेम मिश्रा के एंगल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आरती बेटा, पुलिस आई थी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो कहना चाहती है कि मैंने वैभव को मरवाया है। माँ, मैं मानती हूँ कि मेरे और वैभव के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन मेरे अंदर इतनी घिनौनी सोच ने कभी जन्म नहीं दिया कि मैं वैभव को मैडम ने आप लोग को बुलाया है। हेलो मैम। प्लीज हैव अ सीट। आपकी चिट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा था कोचिंग क्लासेस के जीएसटी भरने में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सुरेश जी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुरेश जी आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा। मैं आपको सब समझा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये कहाँ? कोचिंग सेंटर में? कब? सर आपको वैभव जोशी याद है? हाँ, वो एवी कोचिंग सेंटर वाला ना? हाँ सर, उसकी बीवी आरती जोशी का मर्डर हो गया। कब? कहाँ? सर कोचिंग क्लासेस, उसके खुद के केबिन में। सर वीना क्राइम स्पॉट पर पहुंच रही है। ये आरती बेल पर बाहर थी? यस सर। आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, मैं मानती हूँ प्रेम के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन ये अफेयर मैंने वैभव से बदला लेने के लिए किया था। आरती जोशी, बहुत हो गया, बहुत घुमा लिया, अब खेल खत्म। हमें पता है कि आपने प्रेम मिश्रा के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, किसी को नहीं मारा है। मिलिए, आ गए आपके प्रेम। तो प्रेम मिश्रा जी, प्रेम से बोलेंगे या थोड़ा कष्ट का मिश्रण करें? सर वैभव को मारने का प्लान आरती का ही था। ये झूठ बोल रहा है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आरती सब खत्म हो चुका है, तुम भी सच मान लो। नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। इसने मारा है वैभव को और अब इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। आरती जोशी, इस तरह चीखने चिल्लाने से आप गुनहगार से बेगुनाह नहीं बन जाएंगे। और आरती, वैभव के मर्डर में तुम्हारा मोटिव और हाथ दोनों क्लियर है। क्या सच में आरती वैभव के मर्डर की मास्टरमाइंड थी? हम गलत तो नहीं थे? आरती, सर किसने मारा मेरी बहन को? सर मैं इस कोचिंग का एडमिन इंचार्ज हूँ, चंदर सक्सेना। सर 2 लोग आए थे, उन्होंने बोला कि वो सीए फर्म से आए हैं और उन्हें आरती मैडम से जीएसटी के बारे में कुछ बात करनी है। जीएसटी के बारे में बात करनी है, टैक्स फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ का एडमिन इंचार्ज हूँ। सुरेश जी की बात हो गई है मैडम से, आप बस उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, आप बाहर रिसेप्शन पे वेट करिए, मैं उनको बताता हूँ। और सर फिर मैंने चिट लेकर राम सेवक को भेजा कि वो आरती मैडम को जाके इन्फॉर्म कर दे। फिर मैडम ने पर्ची पढ़ी और उन दोनों को अंदर भेजने के लिए कहा। और वो लोग मर्डर करके ऐसे निकल गए, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी? आरती के चीखने की भी कोई आवाज नहीं आई? नहीं सर। साहब मैंने उन दोनों को जाते हुए भी देखा और मुझे लगा मीटिंग खत्म हो गई होगी। मुझे लगा ही नहीं कि वो कातिल थे और आरती मैडम का खून कर चुके थे। वो तो जब मैं उनके केबिन में चाय देने गया तो देखा कि वो कुर्सी पर मरी पड़ी है।
तुमने नहीं भेजा, पर तुम्हारी आरती से बात हुई थी ना कि जीएसटी को लेकर कुछ क्या? कोई बात नहीं हुई। सर, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे सीए ने किसी को नहीं भेजा। मेरी भी अपनी सीए सुरेश पुजारी से बात हुई, ना तो उसने आरती से कोई बात की थी, ना उसने किसी को भेजा। तो कौन हो सकता है जो सीए के ऑफिस का बहाना करके आरती से मिलने आया और उसे मारकर चला गया? मुझे कैसे पता होगा सर? मेरी बहन को कोई मार के चला गया। मेरे लिए यही मानना मुश्किल हो रहा है अभी। तो आरती 6 महीने पहले ही सेंट्रल जेल से बेल पे बाहर हुई और अब इसका मर्डर हो गया। सर शायद वैभव जोशी मर्डर केस की फाइल हमें वापस खोलनी चाहिए। ये प्रेम मिश्रा अभी भी जेल में ही है ना? यस सर, उसने बेल के लिए अप्लाई किया था पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो अभी भी सजा काट रहा है। अरे मिश्रा, वो तेरी जोड़ीदार आरती जोशी, मर्डर हो गया उसका। किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आरती का कत्ल वाकई में जैसी करनी वैसी भरनी का मामला था? 2 साल पहले वैभव जोशी का कत्ल हुआ और अब उसकी पत्नी आरती जोशी का भी। जी ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना होगा मुझे अभी। पुलिस के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आपको आरती को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज संभालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। मैंने नहीं कहा था उसको, खुद गई थी वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे उनसे मिलने की जरूरत क्या थी। सीए के ऑफिस से लोग आए थे ना, मना कर देना चाहिए था यार। आपको ना उस गीता से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए थी। अरे पहले मुझे पुलिस को हैंडल करने दो, देखते हैं क्या सवाल पूछते हैं लोग। बिना मैं जब तक मोहन ठाकुर से बात करता हूँ, तुम आरती जोशी के पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जब से वो बेल पर जेल से बाहर आई थी। तो हमें वैभव की फैमिली को भी चेक करना चाहिए। उसकी माँ, बहन, जीजा, हो सकता है उनमें से किसी का इस मर्डर में हाथ हो। ठीक है, पता करो। और उस प्रेम मिश्रा के बारे में भी पता करो। ओके सर। नमस्कार साहब। उस्मान, खबर तो मिल गई होगी तुझे? साहब मुझे नहीं, पूरे शहर में खबर फैल चुकी है। आपको कुछ पता चला कि कौन है वो लोग? नहीं, लेकिन कोचिंग क्लासेस के पियोन रान सेवक और एडमिन इंचार्ज चंद्र सक्सेना की मदद से हम उन दोनों का स्केच बनवा रहे हैं जिन्होंने आरती का मर्डर किया था। कहना मुश्किल है कि स्केच कितना सटीक बनता है, क्योंकि दोनों सीए फर्म के एम्प्लॉय बनकर आए थे, तो जाहिर है थोड़ा भेस बदल कर आए होंगे। पर खैर, इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं। कुछ भी करके इन्हें ढूंढ निकालना हो, अपने सारे सोर्सेज, अपने सारे नेटवर्क का इस्तेमाल कर। हमेशा कहा कि वैभव के मर्डर में हम आरती को लेकर गलत थे। एक बार इसका साथ में आना दो साहब, मैं फौरन अपना नेटवर्क काम पे लगा दूंगा। आखिर ये दोनों बच के जाएंगे कहाँ? दिलीप, हमें आरती के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। हम प्रेम मिश्रा और उसके साथियों के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आरती कोर्ट में यही कहेगी वो बेकसूर है। ऐसे में उसे सजा दिलवाना मुश्किल होगा। 2 साल पहले यानी कि 2017 में पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला था, जब उन्हें अपने खबरी से यह खबर मिली कि एवी स्टडी सेंटर का एक स्टूडेंट योगेश पाल प्रेम मिश्रा के संपर्क में है। वो प्रेम मिश्रा जो कभी स्टडी सेंटर में काम करता था, आरती जोशी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सहायक था और आरती के साथ उसका अफेयर भी था। ये सारी जानकारी पुलिस के लिए वैभव मर्डर केस में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। उस केस में, जिस केस में पुलिस के पास अब तक कोई क्लू नहीं था, कोई सही अंदाजा नहीं था कि वैभव जोशी का मर्डर किसने और क्यों किया। इस केस में पहली सफलता पुलिस को योगेश पाल से मिली जब उसे उठाया गया। बहुत घुमा लिया तूने हमें योगेश पाल। हमें पता है तू किसी एक्स स्टूडेंट से नहीं मिला था। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तबे सच तो तू तब बोलेगा जब हमारा डंडा चलेगा। 50,000 डंडे गिन के मारना इसे। पहचानता है ना इसे? प्रेम मिश्रा। चल बोल, क्या सेटिंग थी तेरी इसके साथ? इतना तो हमें पता है कि नौकरी के नाम पर पैसे खाने वाली कोई बात नहीं थी। सर हमें पैसे मिले थे, 1 लाख मुझे और 1 लाख निखिल को। किसने दिए थे? प्रेम मिश्रा ने? हाँ सर। तो मतलब ऐसा कोई एक्स स्टूडेंट था ही नहीं जिसे तू रेस्टोरेंट में मिला था? नहीं सर। पुलिस स्टेशन में जो फोन आया था वो किसने किया था? मैंने किया था सर। मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है, उन लाखों करोड़ों में से एक जो बेरोजगार घूम रहा है। क्या इस सब का वैभव जोशी के एवी कोचिंग सेंटर से कुछ लेना देना है? जब बिना रोजगार कोई भूखा मरता है ना, वो भी 1 लाख रुपए भर के, तब उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखाई देती। पर अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि अब आपके पास भी एक परेशानी है, ये जानने की कि जिसने मुझे परेशान किया उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। सर मैंने वैभव सर को नहीं मारा सर। मुझे और निखिल को 1-1 लाख रुपए मिले थे सर।
सर उस दिन जब आप कोचिंग सेंटर आए थे ना सर, तो हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि निखिल वो पैसे लेकर नौकरी देने वाली बात उठाएगा और मैं आपको वो पुराने स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगा। योगेश, तू पुलिस को फ़ोन करेगा। उसके बाद जब पुलिस पूछताछ के लिए स्टडी सेंटर आएगी तो निखिल तू पैसे लेकर के नौकरी देने वाली बात को हवा देगा। फिर तू पीछे से पुलिस के पास जाएगा और आग में घी डालेगा कि तुझे एक स्टूडेंट मिला था और उन्हें हिंट देगा कि वैभव को शायद उसी ने मारा। तुमने और निखिल ने प्रेम मिश्रा से पैसे लिए, उसका काम किया और अब कह रहा है कि तुझे नहीं पता। सर मुझे सचमुच नहीं मालूम सर कि उस मिश्रा ने वैभव सर को मारा है या नहीं, पर सर इतना पता है कि उनका कुछ हाथ है इसमें। कुछ हाथ होना भी जुर्म होता है और जितना तेरा और निखिल का है ना वो भी जुर्म है। सर गलती हो गई सर। सर मुझे पैसे की जरूरत थी सर, मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई सर। प्रेम मिश्रा। जी। योगेश पाल और निखिल कनौजिया हमारी कस्टडी में है। तुझे याद करके बहुत रो रहे हैं। चल। आरती, तुम्हें क्या लगा था कि हम कभी इस एंगल में जाएंगे ही नहीं, कि एक पत्नी अपने ही पति की किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग कर सकती है? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने आज तक के पुलिस के करियर में किसी भी मुजरिम को नहीं देखा कि अब एक बार में अपना जुर्म कबूल कर ले। सर वैभव को मारने का प्लान आरती का था। ये झूठ बोल रहा है। आरती, सब खत्म हो चुका है, तुम भी सच मान लो। नहीं, ये सच नहीं है। इसने मारा है वैभव को और अब सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मैंने कोई प्लानिंग, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप लोग सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये झूठी कहानी बना रहे हैं आप लोग। अरे इसने मारा होगा वैभव को अपने या किसी और फायदे के लिए। प्रेम मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल किया और अपने दोनों साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकाश वर्मा को अरेस्ट किया। वैभव के कत्ल और किडनैपिंग में प्रेम का दूसरा साथी कमलेश जायसवाल भी पुलिस की गिरफ्त में था। हेलो। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वैभव स्टडी सेंटर से निकलने वाला होगा। हाँ बस पहुंच रहे हैं, पास में ही है। याद रखना, सिर्फ वैभव को उठाना है, उसे ही मारना है। हमको अच्छे से पता है क्या करना है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक से हो जाएगा। झूठ बोल रहा है ये। हाँ, हमारा अफेयर चल रहा था, मैंने इसे उस रात कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल किसी किडनैपिंग या मर्डर प्लान के लिए नहीं था। सर ये झूठ बोल रही है, ये सारा प्लान इसी का था। यही मेरे पीछे पड़ी थी कि वैभव को मार देते हैं। किडनैपिंग से लेके मर्डर का पूरा प्लान इसी ने बनाया था। आरती के प्लान से अलग अगर कुछ हुआ था तो बस इतना कि ट्रैफिक की वजह से हम पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। जब हम पहुंचे तो वैभव गीता और जोगिंदर के साथ बाहर निकल रहा था। प्रेम, काम हो गया? हाँ हो गया, हम वैभव को लेकर के जा रहे हैं, तुम अपना नाटक शुरू कर दो। जैसा बोला है ना वही करना, कोई गलती मत कर देना। अरे हाँ मेरी जान, तुम टेंशन मत लो, सब वैसे ही होगा। अरे आप इसकी बात सुनी क्यों रहे हैं? मैंने कोई प्लान नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये। सर झूठ मैंने ये बोल रही, और सर वैभव को मारने के बदले इसने मुझे 12 लाख रुपए देने का और मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। पूछिए इससे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन आपके पति को मारकर उसका इल्जाम आप पर डालेगा? आरती जोशी, अब नाटक बहुत हो गया, बंद करो, अपना जुर्म कबूल करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैंने कोई प्लान नहीं किया। नहीं मारा है मैंने वैभव को। प्रेम मिश्रा ने झूठ बोलकर मुझे फंसाने के पैसे लिए हैं। जी, ये मीनाक्षी जोशी जी से मिलना था हमें। उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा और घर पे भी ताला लगा है। मीनाक्षी जी तो ये कोठी 8 महीने पहले ही बेचकर चली गई हैं। अब उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो काफी टूट चुकी थी। यहाँ से कहाँ गई है वो? सुना है शायद अब वो वृद्धाश्रम में रह रही है। अब बेचारी करती भी तो क्या, अब उनका देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं बचा। आप बता सकती हैं कौन से वृद्धाश्रम में है वो? नाम तो नहीं पता, पर 80 घाट के आसपास ही है कहीं। अब आप उनकी बेटी पार्वती से पूछिएगा, शायद उसे पता होगा। अगर अब भी अपनी माँ की परवाह करती होगी तो। और कितना करेंगे, जितना कर सकते थे किया, बाकी हमारी भी तो जिंदगी है।
घर है, गृहस्थी है, अपना देखें या दूसरों का करते फिरे। देखिए, वैभव के जाने के दुख से माँ जी अभी तक उबर नहीं पाई हैं। सारा दिन उसके बारे में सोचकर, उसे याद करके परेशान होती रहती हैं। अब आप खुद बताइए, जो चला गया उसके लिए कब तक अफसोस करते रहेंगे? पार्वती, वो तुम्हारी माँ है। हाँ तो उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। और वैसे भी वो हमेशा से वैभव भैया की माँ ज्यादा रही है। हमारी तो उन्हें सिर्फ मुसीबत में याद आती थी, लेकिन अब ना सब कुछ सही है। वो वहां खुश है और हम यहाँ पर खुश हैं। हमें ना तो उनसे और ना ही उनकी मुजरिम बहू आरती से कोई लेना देना है। अब लेना देना होगा भी नहीं, क्योंकि आरती का मर्डर हो गया। क्या? मर्डर कहाँ हुआ है? जेल में? उसकी कोचिंग क्लास में। आपको पता नहीं था वो बेल से बाहर आई हुई है? बेल पे बाहर आए या नरक में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को बेहाल करके छोड़ दिया, जिए या मरे बाहर में जाए, घर बेच दिया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पार्वती, तुम्हारी माँ ने कोई शिकायत नहीं की। हम आरती के मर्डर के सिलसिले में आए थे। हाँ तो यहाँ क्यों आई? जाइए, उसके भाई मोहन घर जाइए। आप जाना है तो। मुझे पहले शक था कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर मारा वैभव को, और अब ज्यादा लालच के चक्कर में आरती को ही मार दिया होगा। मोहन ठाकुर, आरती का बड़ा भाई, जो कि आरती के स्टडी सेंटर में पार्टनर था, मुनाफे में 25% का भागीदार था। क्या आरती के कत्ल और 2 साल पहले हुए वैभव के कत्ल में भी उसकी कोई भागीदारी थी? क्या मोहन ही इन दोनों हत्याओं का मास्टरमाइंड था? मोहन, जिस पर 2 साल पहले भी पुलिस का ध्यान गया था, पर तब पुलिस उसकी तह तक नहीं गई थी। सर, मैंने अपने सीए से फिर से बात की थी। उसने मुझे बताया कि जीएसटी फाइल करने में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मोहन, अब आरती तो रही नहीं, और उसका और वैभव का कोई बच्चा भी नहीं, तो कोचिंग क्लास अब किसकी हुई? सर, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मगर आपको एक बात बता दूं कि जब आरती जेल में थी तो उसे बाहर निकालने के लिए मैंने अपना दिन रात एक कर दिया था सर। हाँ पता है, 11 लाख का बॉन्ड साइन किया था आरती के लिए। सर, सिर्फ उतना ही नहीं, बेल पर बाहर निकलने के बाद आरती हमारे साथ ही रही थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जाहिर सी बात है, वैभव की माँ तो उसे अपने साथ रखती नहीं, और हमने सुना है कि वैसे भी मीना। सही सुना तुमने, उन्होंने अपना घर बेच दिया और अब वृद्धाश्रम में रहती है। तो ऐसी हालत में मैंने ही उसे सहारा दिया था सर। वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, मैंने पूरा सपोर्ट दिया उसे। तुम्हें पता है उसकी जमानत कभी भी खत्म हो सकती थी। तो मैं दोबारा बेल करवाता। सर, वैभव के साथ शादी के बाद वो वैसी बहुत भुगत चुकी थी। अब आरती के मर्डर के बाद तो उसकी जमानत का मामला भी खत्म हो गया। तो पता लगाइए ना किसने मारा है आरती को, कि आरती के मर्डर में प्रेम मिश्रा का हाथ हो, या फिर वैभव की फैमिली ने बदला लेने के लिए आरती का मर्डर करवाया है। तुम्हें लगता है कि वैभव जोशी का मर्डर आरती ने करवाया था? सर, मुझे यकीन नहीं था। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आरती ऐसा नहीं कर सकती, और मैं क्या, आरती ने भी आपसे चीख चीख कर यही कहा था कि उसने अपने पति को नहीं मारा है। पहले आप ही लोगों ने कोर्ट में साबित किया कि आरती ने ही अपने पति को मारा है, फिर आप ही ने उसे सजा दिलवाई, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आरती ने सही में अपने पति को मारा था। हम भी ये मानते हैं कि शायद उस केस में हमसे चूक हुई थी। कोई तो ऐसा एंगल था जिसकी तह तक हमें जाना चाहिए था। मोहन, मैंने कुछ लोगों को पड़ोसी से पूछताछ करते हुए देखा। सुषमा, आरती हमारे साथ में रहती, जाहिर सी बात है ये लोग पूछताछ करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को अंदर रखो, चेहरे पे मत लेकर आना। वैसे ही इन लोगों को मुझ पे शक हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत खड़ी। अभी वो पुलिस वाला मुझसे यही पूछ रहा था कि मुझे यकीन है कि आरती ने ही वैभव को मारा है। क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ शांत रहो। हो सकता है ये लोग तुम्हें भी सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे, मगर बिल्कुल आराम से शांति से जवाब देना, समझ आया? तुमने कहा था कि वैभव का मर्डर आरती का प्लान था, जिसका अब खुद का मर्डर हो चुका है, पर तुम अब भी सजा काट रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सच बता देना चाहिए? सच मतलब पूरा सच। तुमने जानबूझ के आरती को वैभव मर्डर केस में फंसाया था? सजा होने के बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि आरती ने कभी नहीं माना कि उसने वैभव की किडनैपिंग या मर्डर प्लान की थी। उसने आखिर तक कोर्ट में भी यही कहा। मिसेज आरती जोशी, आप पर आपके पति वैभव जोशी को अगवा करने और उनका कत्ल करने और साजिश करने का इल्जाम है। आप ये इल्जाम कबूल करती हैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे पति की किडनैपिंग और मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे कबूल करने के बाद भी आरती ने हमेशा हमारे सामने और कोर्ट में यही कहा कि वो बेकसूर थी। वो बहुत शातिर औरत थी, आखिर तक अपना गेम खेलती रही। वो चाहती थी कि सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूं। शातिर वो थी या तुम? प्रेम चाहे जो कहे, आप लोग चाहे जो माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने मेरे पति को नहीं मारा। जिस रात वैभव किडनैप हुआ, आपके और प्रेम मिश्रा के बीच में क्या क्या बातें हुई हम जानते हैं। और सिर्फ वही नहीं, मर्डर के बाद तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी ये भी जानते हैं हम। तुमको सबूत चाहिए? सबूत नहीं, बस कंफर्म कर रही हूँ कि काम हुआ या नहीं। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया ना? हाँ, लगा दिया है। पक्का?
कहीं ये काम तुमने किसी और पर तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मैंने खुद किया है। तुमको हम पे भरोसा नहीं है क्या? यकीन करो, हमने काम पूरा कर दिया है। यही वो नंबर है ना जो आप लोगों ने प्रेम मिश्रा के नाम पर लिया था? इसी नंबर पर आपने प्रेम मिश्रा के साथ मिलकर वैभव को मारने की प्लानिंग की थी, है ना? सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स ही नहीं, हमारे पास तुम दोनों के फोन लोकेशन भी है जहां जहां पे तुम दोनों साथ में थे। सर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैभव से बदला लेने के लिए मैंने ये अफेयर शुरू किया था, क्योंकि वैभव हर दूसरी औरत पर लट्टू हो जाते थे। हमारी शादी को मजाक बना के रखा था उन्होंने अफेयर्स किया तो मैंने भी अफेयर कर लिया। मैं जब प्रेम के साथ थी तब भी मुझे अच्छी तरह पता था कि वैभव मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर नजर रख रहा है। मैं वैभव के चेहरे पर वही दर्द, वही तकलीफ देखना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? जैसे तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें अगर हर दूसरी औरत के साथ सोने से पहले ना मेरी मंजूरी की जरूरत नहीं है ना, तो मुझे भी किसी के भी साथ सोने के लिए तुम्हारी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। उस प्रेम को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। उसकी नौकरी तो गई, उसकी भी जान जाएगी, देखना तुम। मैं भी ललिता को मारना चाहती थी, अब गीता को मारना चाहती हूँ। औरती अपनी हद में रहो तुम। हद में तुम रहो अपनी। तुम्हें क्या लगा? हाँ, सिर्फ तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम? मुझे पता ही नहीं चला कब वैभव से बदला लेते लेते मैं प्रेम को सचमुच पसंद करने लगी थी। वैभव के मना करने के बावजूद मैंने प्रेम के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। तो आपको पता था कि वैभव और गीता का अफेयर था? सिर्फ गीता नहीं, बल्कि मुझे उनके सारे अफेयर्स के बारे में पता था। हमारा बच्चा ना होने की वजह मैं नहीं बल्कि वैभव थे। मैंने फिर भी उनकी इस कमी को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, एक खुशहाल जिंदगी चाहती थी। मैंने उन्हें नहीं मारा है, और ये सब कुछ जो कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन आप लोग मुझे दिखा रहे हैं, ये सब कुछ प्रेम ने मुझे फंसाने के लिए किया है। हाँ, हमारी बात होती थी, लेकिन उस बातचीत में कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि हम आपस की बातें करते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रेम के दिमाग में ये सब चल रहा है। वो एक दिन किसी के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ लाकर खड़ा कर देगा जहाँ पर आपको उसकी सारी बातें सच्ची लगेंगी। ये अदालत आरती जोशी, प्रेम मिश्रा, प्रकाश वर्मा और कमलेश जायसवाल को वैभव जोशी को अगवा करने की साजिश और उसके कत्ल के लिए दोषी पाती है। ये अदालत आरती जोशी को उनके पति वैभव जोशी के कत्ल और किडनैपिंग के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है। आरती बहुत चालाक औरत थी। भले ही उसने आपके सामने या कोर्ट में अपना जुर्म कबूल नहीं किया, पर आपकी बनाई हुई चार्जशीट के आधार पे ही तो कोर्ट में उसे सजा हुई थी। तो क्या हम गलत थे? हो क्या गया सर आपको? आप क्यों अचानक आरती के बुने जाल में फंस रहे हैं? आरती का मर्डर हो चुका है। अगर ये जाल आरती ने बुना था तो फिर आरती को किसने मारा? उसे उसके किए की सजा मिली है सर, और कुछ नहीं। वैसे आप क्यों उसे बेगुनाह साबित करने पे तुले? वो मुझे सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए कह रही थी। जब हमें यहाँ से निकाला गया अपने वकील से मिलने के लिए, तब आरती मुझसे मिली थी। प्रेम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज मेरी बात सुनो। कितनी कमीनी निकली तुम। मेरे वकील ने सब बताया मुझे कि तुम और तुम्हारे वकील सब मुझ पे थोपने वाले। देखो आरती, अगर मैं डूबा ना तो तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा। प्रेम, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई आइडिया। देखो, हम जैसा चाहते थे ठीक वैसे ही हो रहा है। वैभव भी मर चुका है, बस हमें एक गेम खेलना है, उसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। उस दिन कहाँ गया था तुम्हारा ये हम दोनों? जब पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वैभव को मैंने किडनैप किया है, मैंने मारा है, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मैंने कोई जिंदगी बर्बाद नहीं की प्रेम। एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, अगर हम दोनों जेल में रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। वाह, तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं जेल जाऊं और तुम बाहर मजे करो? देखो, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर तुम कोर्ट में ये गवाही देते हो सबके सामने कि तुम्हें नौकरी से निकाल देने पर गुस्से में आकर तुमने ये सब कुछ किया है, और इस जंजाल से मुझे अगर बाहर निकाल। ये जंजाल तुम्हारा फैलाया हुआ है। प्रेम, एक बार सोच कर देखो, हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इनकम की टेंशन नहीं है। वैभव की क्लास अब मेरी है। तुमने रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ किया, अब मेरी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? नहीं, कभी नहीं।
अगर मैं जेल गया तो तुम भी बाहर नहीं घूम सकती। और हाँ, एक मर्डर करने के लिए जो सजा मिलती है ना, दूसरे के लिए भी वही सजा मिलेगी। क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है, उसके बाद अगर मैं तुम्हारा खून भी कर दूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी कमीनी निकलोगे। आरती बहुत पहुंची हुई चीज थी। उसने अपने पति का मर्डर प्लान किया और मुझे भी उसका हिस्सा बना लिया, और मैं बेवकूफ उसके जाल में फंस भी गया। तुम्हारी बेल तो पहले भी ना होती, अब आरती के मर्डर के बाद तो और नहीं होगी, इसलिए कहानियां बनाना बंद कर। अब आपको मेरा सच भी कहानी लग रहा है तो ठीक है, अब आपको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं यहां जेल में बैठ करके वहां आरती का मर्डर करवा दिया तो यही सही, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो कमीनी मर गई। अब इतना बताया तो ये भी बता दो कि तुमने वैभव जोशी को मारा और आरती को फंसाया। अगर ऐसा है भी तो क्या? आरती को वैभव मर्डर केस में सजा हो चुकी थी और अब तो आरती भी मर चुकी है। प्रेम मिश्रा, वैभव के मर्डर और आरती के मर्डर का मास्टरमाइंड आरती का भाई मोहन ठाकुर है। उसने तुमसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें पैसे देगा और जेल से बाहर निकालेगा। कमाल कर दिया सर आपने। ये सवाल आपको 2 साल पहले पूछना चाहिए था ना। उस वक्त ये एंगल हमारी नजर से छूट गया था। बोलो, क्या मोहन ने फंसाया था आरती को? ये बात सच है सर। मोहन सर नहीं चाहते थे कि आरती फिर से क्लासेस ज्वाइन करे। मोहन ने कोचिंग सेंटर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया? पता नहीं सर, पर मैंने एक बार मोहन सर को बात करते हुए सुना था, तब मुझे भी उनकी बात सही लगी थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कितना बुरा है ये? भले तुम बेल पर बाहर हो, मगर दुनिया ये नहीं बोलेगी कि तुम्हें कन्विक्टेड मुजरिम हो। भैया आपको भी यही लगता है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को तो यही लगे ना, एक लड़की जिसने अपने पति को मार दिया वही ये क्लासेस चला रही है। आरती, ये एक इंस्टीट्यूट है, दिस इज बिजनेस। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे फंसाया गया था। मेरी भी एक लाइफ है। हाँ लाइफ है, मगर कानूनी तरीके से जेल के अंदर। बस भैया, ये क्लास मेरी है और वैभव के बाद उनके शेयर भी मेरे हैं, और आपका शेयर सिर्फ 25% है। सो प्लीज मुझे ये बताने का आपके पास कोई हक नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। ये बात भी सच है सर, क्या आरती मोहन सर की जिम्मेदारी बन गई। वैभव के मर्डर में आरती के अरेस्ट होने के बाद जब कोचिंग सेंटर मोहन ने संभाला, तब क्या कभी उसकी किसी हरकत से ऐसा लगा कि वैभव के मर्डर में उसका भी हाथ हो सकता है? सर मुझे तो कभी उनके बिहेवियर से ऐसा कुछ लगा नहीं, पर हाँ क्लासेस में बातें होने लग गई थी कि वैभव सर मर चुके हैं, आरती जेल में है, और ये सब कुछ अब मोहन सर का ही। साहब, ये दोनों जिन्होंने आरती को मारा है वाराणसी के तो नहीं, क्योंकि मेरी टीम ने पूरा शहर छान मारा लेकिन कहीं दिखे नहीं। मेरी टीम अभी काम पे लगी है, हो सकता है आसपास की। साहब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आरती के भाई मोहन ठाकुर पे फोकस करना चाहिए। ना तो हमें वैभव जोशी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला और ना ही मोहन ठाकुर। आरती के कॉल रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें कोई लीड मिल सके। साहब आरती के बिल के पीछे मोहन ठाकुर की साजिश है, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ उसके पड़ोसी से बात की तो पता चला कि मोहन और उसकी बीवी आरती के साथ में रहने से खुश नहीं थे। वो तो क्लासेस के लालच में उनको मजबूरी में अपने साथ में रख रहे थे। आपने जब आरती को अरेस्ट किया वो टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं था। हमारा एक बच्चा है जो अभी क्लास 7 में आया है। आप खुद ही बोली, हर जगह आरती की खबर छप रही थी, तो बच्चे पर क्या असर हुआ होगा। तो अगर आरती के अरेस्ट होने से आपको इतनी परेशानी हुई, तो जब आरती जमानत पर बाहर आई तब तो आपको और भी दिक्कत हुई होगी। आप जैसा समझे सर, लेकिन आरती जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। घर पर रहने तक तो ठीक था, लेकिन वो क्लासेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से क्लासेस पे क्या असर पड़ेगा। एक काम करते, आपके 25% शेयर की आने वाले 5 साल की जो इनकम बनती है ना, वो मैं आपको पे कर देती हूँ, ठीक है? आरती, इतना आसान नहीं है ये। शेयर दोगी तुम? 2 साल जब तुम पर तुम्हारे पति के मर्डर का केस चल रहा था ना, और फिर तुम्हें सजा हुई, तो यही थे जिन्होंने क्लासेस संभाली थी। ये बात बार बार बोलकर आप मुझे क्या जताना चाहती हैं? आप दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा महान काम किया है मुझ पर। वो क्लासेस मैं और मेरे पति मिलकर चला रहे थे। वही पति जिसका तूने खून कर दिया। एक नंबर का घटिया और एहसान फरामोश इंसान था वो। बुरा मत मानो, तुम भी ना कुछ कम नहीं हो। आरती, तुम्हें पता भी है तुम्हारे यहाँ रहने से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है? उस वक्त भी लोगों ने हमें
न जाने क्या क्या कहा था। वाह, आपको तो सब याद है, लेकिन ये याद नहीं होगा कि पति का मर्डर करने वाली उसी औरत की क्लासेस की कमाई पर आप ऐश कर रही हो। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ रहने और क्लासेस ज्वाइन करने से आप लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पर रहने से कौन मना कर रहा है? तुम रहो ना यहाँ पर, तुम्हारा ही घर है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम क्लासेस से दूर रहो। हमने आरती को कितना समझाया, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। क्लासेस जाना छोड़ा नहीं उसने। और आपके पति मोहन ठाकुर? मेरे पति आरती के बड़े भाई, क्लासेस शुरू करने में उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी, जिसके बदले मोहन को कोचिंग के प्रॉफिट में शेयर मिलता है। हाँ, तो ये उनका हक बनता है। लेकिन मेरे पति लालची इंसान नहीं है कि क्लासेस के लिए अपने जीजा और बहन का मर्डर करवा देंगे। सुषमा जी, हम यहाँ सिर्फ आरती के मर्डर की बात कर रहे हैं। आपके पति ने वैभव जोशी का मर्डर किया या नहीं किया, ये तो हमने पूछा ही नहीं। ये तो आप खुद कह रही। हाँ, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया। हो सकता है ये लोग तुम्हें भी सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे, मगर बिल्कुल आराम से शांति से जवाब देना। बोल दिया क्योंकि आप उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इल्जाम तो हमने लगाए नहीं सुषमा। क्या वैभव जोशी का मर्डर आपके पति मोहन ठाकुर ने करवाया, और अब आरती का मर्डर भी उन्होंने करवाया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन और सुषमा ठाकुर पर नजर रखो। इस बार शायद हम सही दिशा में। अगर इन लोगों ने कुछ किया तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे, तभी उठा लेंगे ना। सर, हमें मोहन की बैंक स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए। अगर उसने सुपारी दी है तो कैश देने के लिए क्लियर को पैसे भी निकालेंगे। कैसा रहा? सब ठीक था ना? नहीं, मैं डर गई थी। पता नहीं कि क्या बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? मैंने घबराहट में बोल दिया कि तुमने ना वैभव को मारा है ना आरती को। अरे सुषमा, मैंने तुम्हें सब कुछ तो समझा के भेजा था। हे यार। मोहन ठाकुर और सुषमा ठाकुर अब आरती मर्डर केस के अहम संदिग्ध थे। वैभव मर्डर केस में भी मोहन के अहम संदिग्ध होने का अंदेशा था। प्रेम मिश्रा से भी लगातार अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, इस उम्मीद में कि शायद प्रेम से कोई लीड मिल पाए जिससे वैभव और आरती मर्डर केस में मोहन की भागीदारी का पता चल सके। सर, मोहन ठाकुर के पर्सनल अकाउंट से या एवी सेंटर के बैंक अकाउंट से पिछले 3 महीने में कोई भी बड़ी रकम नहीं निकली। पेमेंट की नहीं गई होगी, करने वाला होगा। सर, सुपारी किलर इतने दिनों तक पैसों का इंतजार नहीं करते। कुछ ना कुछ एडवांस तो दिया होगा। पुलिस मकसद और दिशा खोजने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पास एक फोन आया जो आरती मर्डर केस में उन्हें एक क्लू देने वाला था। हेलो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आरती जोशी की सुपारी किसने दी थी। जानता हूं। तो ये बता के तूने फोन क्यों किया? ये कंफर्म करने के लिए कि हमें कुछ पता चला है या नहीं चला? ये बताने के लिए कि तुम लोग कातिल के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर हो, उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे जैसे वैभव जोशी मर्डर केस में नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा लगा सुनकर कि तुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है, लेकिन फोन करने की जहमत क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार तुम लोग किलर तक जल्दी पहुंच जाओ। अच्छा लगा सुनकर कि तुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है, लेकिन फोन करने की जहमत क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार तुम लोग किलर तक जल्दी पहुंच जाओ। बता हमें क्या करना चाहिए? फिर क्लू दे। सिर्फ क्लू नहीं, मैं तुम्हें मर्डर करने वाले का नाम दे रहा हूं, प्रेम मिश्रा। बिना पिछले 2 महीने में तो किसी भी अपराधी की बेल नहीं हुई है। क्या फिर भी आप अपने रिकॉर्ड में चेक करके बता सकते हैं कि प्रेम मिश्रा अब किसके साथ सेल शेयर कर रहा था और उनमें से कौन कौन बाहर है और किस किस से उसकी बातचीत थी? तो शायद हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर मुझे लगता नहीं है कि प्रेम मिश्रा ने कुछ किया होगा। तुम्हें तो पता ही है कि ये स्टेट शीटर्स बिना अपने फायदे के कोई भी काम नहीं करते। और भला यहाँ जेल में बैठकर प्रेम मिश्रा क्या दे सकता है उन्हें? सर, फोन इलाहाबाद के पीसीओ से किया गया था, लेकिन पीसीओ वाले को याद नहीं है कि फोन किसने किया था। इस तरह अचानक से फोन आना, प्रेम मिश्रा का नाम लेना, वैभव जोशी मर्डर केस की याद दिला रहा है। याद है वो नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले रैकेट की इन्फॉर्मेशन के लिए फोन आया था, जो योगेश पाल ने हमें गुमराह करने के लिए किया था? सर, एक कॉल भी वैसे ही लग रहा है जैसे वैभव जोशी मर्डर के टाइम पर आरती से गुमराह करने के लिए हमें किया गया था, लेकिन इस बार शायद मोहन ठाकुर से डाइवर्ट करने के लिए किया गया। नहीं सर, मोहन ठाकुर नहीं लग रहा।
सर वैभव जोशी के टाइम पर आरती हमारी प्राइम सस्पेक्ट नहीं थी और उस वक्त हमें गुमराह करने का मकसद था कि हमारा ध्यान अपने प्राइम सस्पेक्ट से आरती की तरफ न जाए। और शायद इस बार भी कातिल हमारी प्राइम सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन वो कौन है जो अभी तक हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है? गीता? कहीं वो गीता तो नहीं जिससे कॉलर हमारा ध्यान हटाना चाहता है? गीता ने वैभव के मर्डर का बदला लेने के लिए आरती का मर्डर कर दिया। सर गीता और वैभव अफेयर में थे, वो शायद शादी करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही वैभव का मर्डर हो गया। तो जब आरती को बेल मिली तो गीता ने अपना बदला लेने के लिए उसका मर्डर करवा दिया होगा। आरती को बेल किस ग्राउंड पर मिली थी? हेल्थ ग्राउंड पर सर। उसे अर्थराइटिस था। दिसंबर 2018 में आरती को जेल हुई थी। उसके भाई मोहन ने जनवरी 2019 से बेल के लिए ट्राई करना शुरू किया। आरती को फाइनली बेल मार्च 2019 में मिली। क्या हुआ? पुलिस ने उस बारे में कुछ पूछा? नहीं, पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर बाद में पता चला तो? अब अगर पूछेंगे सब बता दूंगा। वीना, ये वैभव की मां मीनाक्षी जी ने अपना घर कब बेचा था? मीनाक्षी जी तो ये कोठी 8 महीने पहले ही बेचकर चली गई हैं। तो मीनाक्षी जी की पड़ोसन ने कहा था 8 महीने पहले। 8 महीने मतलब जनवरी 2019 में? यस सर। सर आपको मीनाक्षी जी के घर बेचने और आरती के मर्डर में कनेक्शन नजर आ रहा है? हैं कहाँ ये मीनाक्षी जी आजकल? वृद्ध आश्रम में उनसे मिलने गई थी। मीनाक्षी जी पहचाना आपने मुझे? मैं पिछली बार आपसे मिली थी जब वैभव का मर्डर हुआ। आपकी बहू आरती का मर्डर हो गया है। मैं आज तक समझ नहीं पाई, जब आपस में बन नहीं रही थी, एक दूसरे की कोई बात मंजूर नहीं थी, तो अलग हो जाते। मारने का क्या मतलब था? उनको देख के लगा कि उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। क्या आपको उनको पे शक हो रहा है? देखो कंफर्म नहीं है, इत्तेफाक भी हो सकता है। आरती को सजा हुई दिसंबर में। जनवरी को आरती के भाई ने उसकी बेल के लिए अप्लाई की और जनवरी में ही मीनाक्षी जी ने अपना मकान बेचा और वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए। मकान बेचा था तो उसके पैसे मिले होंगे। वीना, मीनाक्षी जी का बैंक अकाउंट चेक करो। श्योर सर। उस्मान, मीनाक्षी जोशी के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि वो फोन यूज ही नहीं करती। सर बिना फोन के कोई कॉन्टैक्ट प्लेयर को सुपारी कैसे देगा? हम मीनाक्षी जोशी के दामाद किशोर और बेटी पार्वती के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। उनके दामाद का कहना है कि वो और वैभव पहले दोस्त थे, बाद में रिश्तेदार बने। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं तो वैभव को तब से जानता था जब हमारा रिश्ता बना भी नहीं था। लेकिन ये पार्वती और किशोर तो मीनाक्षी को देखने तक नहीं जाते। तुम दोनों पे नजर रख, कभी कभी तीर अंधेरे में भी निशाने पर लग जाता। मैं मूर्तिगंज पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वीना शुक्ला बोल रही हूँ। मुझे एक अकाउंट की डिटेल जल्द से जल्द चाहिए। मैं रिक्वेस्ट मेल कर दे रही हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। भैया ये क्या है? क्या है? पैसे निकाले? हाँ, 2 लाख किस लिए? तो तुम मुझसे हिसाब मांगोगी अब? बिल्कुल, क्योंकि आपने ये पैसे अपना शेयर लेने के बाद निकाले। राहुल का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना था, 2 लाख रुपए चाहिए थे एडवांस फीस के लिए। मेरे प्रॉफिट शेयर में से कट कर लेना। हाँ तो आपको बताना चाहिए था ना मुझे। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने चीटिंग की है? मैं ये नहीं कह रही हूँ भैया, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने ये पैसे निकाले और मुझे नहीं बताया। मैं भी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। सड़ रही थी तुम जेल में, मैंने दिन रात एक करके पैसा खर्च करके तुम्हें जेल से बाहर निकाला और तुम मुझ पर, अपने बड़े भाई पर चढ़ रही हो। तुम ये बात घर पर आकर भी कर सकती थी ना, वहाँ क्लासरूम में करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं कि तुम्हारे भैया ने भी क्लास में पैसे लगाए। भाभी वैसे भी ना भैया का बिजनेस ठप पड़ा हुआ, तो ये सारे खर्चे जो चल रहे हैं ना वो क्लासेस के पैसों से ही चल रहे हैं, तो ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है मुझ पर। हाँ भैया, वैसे एक बात और, दोबारा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुझसे पूछ कर ही कीजिएगा, फिर चाहे मैं जेल में ही क्यों ना। आप बिजनेस में शेयर होल्डर, मालिक नहीं। जिस अंधी गली में इन्वेस्टिगेशन दाखिल हुई थी, उसी अंधी गली से आरती जोशी मर्डर केस का आखिर में रास्ता खुलने वाला था। पुलिस ने अंधेरे में जो तीर चलाया था, वो तीर आरती मर्डर केस में निशाने पर लगा था। लेकिन इस सफलता से पहले
एक उससे भी बड़ी सफलता इस केस में सामने आने वाली है। हाँ उस्मान बोल, पार्वती और किशोर का कुछ पता चला? सर वहाँ कुछ मिले या ना मिले, यहाँ 2 पंटर मिले, ये वसीम बेग और बिलाल कुरैशी। कौन है ये दोनों? मैडम ने आप लोग को बुलाया है। साहब ये वही लोग हैं जिसका स्केच पियोन और उसके एडमिन इंचार्ज ने बनवाया था। इन्होंने आरती का मर्डर किया। साहब आप फौरन पहुंचिए, लगता है सुपारी का पैसे लेने के लिए आए। तू वहीं पे रुक, मैं 5 मिनट में वहां पे पहुंच रहा हूँ। सर, आपका शक सही था, काफी घुमाकर प्लानिंग की गई। मीनाक्षी जोशी के अकाउंट से पैसे दिए गए? नहीं सर, लेकिन घर बेचने के बाद की कहानी कुछ और है जो हमसे छुपाई गई। हमसे चूक हो गई सर, हमने सिर्फ मोहन का अकाउंट चेक किया, लेकिन घर बेचने के बाद मीनाक्षी जी को 55 लाख रुपए मिले, जिसमें से 40 लाख रुपए उन्होंने पार्वती के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये किशोर और पार्वती तो कुछ और ही कहानी सुना के गए थे। उन्होंने तो कहा था कि मीनाक्षी जी ने घर बेचने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया। हमसे झूठ बोल रहे थे वो दोनों। घर बेच दिया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पार्वती और किशोर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर गए। सर उनको तबीयत से तोड़ते सारी एक्टिंग निकल जाएगी। सर 102 नंबर। अकेला ठोकेगा या अपने पार्टनर के साथ? बुला वसीम को। वसीम! चलिए माँ जी, पार्वती और किशोर आपका पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। बैलेंस पैसे लेने आए थे सर। तुम दोनों में से मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था सर, वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था। एडवांस कितना मिला था? 4 लाख। और बैलेंस कितना था? 6 लाख सर। आज की तारीख फिक्स हुई थी बैलेंस लेने के लिए। ये 4 लाख है, बाकी 6 काम होने के बाद कल काम हो जाएगा। अच्छा उसके सीए का नाम सुरेश पुजारी है। एक बार में याद हो गया था भाई, उसके जीएसटी का भी पता करके आए। तुम टेंशन मत लो, कल काम हो जाएगा। कल हो जाएगा माँ। कह दिया उसे कि उसे भी उतना ही दर्द होना चाहिए जितना मेरे बेटे को हुआ था। उसे दर्द होगा, वैभव से ज्यादा दर्द होगा उसे। आरती को मारने की प्लानिंग आपने जनवरी में शुरू कर दी थी। मैं पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन जनवरी में पक्का कर लिया था। आज फिर कोर्ट में उसकी बेल की सुनवाई है माँ। बस उसे बेल जल्दी मिल जाए। देखिए लगता तो इस बार जल्दी मिल जाएगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं आप? तुम तो शुरू से ही कहती रही कि तुमने वैभव को नहीं मारा। बस मैं ये जानना चाहती हूँ सच क्या है। माँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। बस मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुमने वैभव को मारा है। बोल बेटा, तुमने ही मारा है ना? हाँ मैंने मारा वैभव को, क्योंकि वो अपने घटियापन और अपनी गंदी चीजों से बाज नहीं आ रहा था। 5 सालों में जो दर्द और जो तकलीफें उसने मुझे दी है, वही दर्द मैं उसे देना चाहती थी। हाँ मैंने मारा है आपके बेटे को, क्योंकि मैं आपके बेटे से नहीं बल्कि प्रेम मिश्रा से प्यार करती हूँ। पर तूने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं अपने बेटे से बात करती, वो तेरे रास्ते से हट जाता और तू अपनी जिंदगी जी लेती। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मारना चाहती थी। मैं ये घर बेच दूंगी और वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, और वहां पे तुम दोनों में से कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा, और इस तरह किसी को मुझ पे भी शक नहीं होगा और तुम लोगों पे भी नहीं होगा। उन पैसों से मैं आरती को मरवाऊंगी। मार दिया मैंने उसे, मार दिया। उसे वही दर्द दिया जो उसने मेरे बेटे को दिया था। मैं कबूल करती, ये सब मैंने अकेले किया है। इसमें मेरी बेटी और दामाद का कोई लेना देना नहीं। मीनाक्षी जी, कानून किसी की मर्जी या खुशी के लिए काम नहीं करता। आरती के मर्डर के लिए दोनों को भी सजा होगी। देखिए मैंने जो कुछ भी किया, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुझे भी कोई अफसोस नहीं है। अपने बेटे की मौत का बदला लेके खुश हैं आप? हाँ, मुझे बदला लेना था। उसने मेरे बेटे को मारा, मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मीनाक्षी जी, आपने सिर्फ आरती की जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि अपनी बेटी और दामाद की जिंदगी भी खत्म कर दी। मोहन और सुषमा को डर था कि बेटे के एडमिशन के लिए निकाले गए 2 लाख रुपए
कहीं उन्हें बेवजह आरती मर्डर केस में ना फंसा दें। प्रेम मिश्रा और उसके दोनों साथी वैभव मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे हैं। किशोर राजपूत, बिलाल कुरैशी, वसीम बेग, पार्वती राजपूत और मीनाक्षी जोशी को आरती मर्डर केस में बुक किया गया है। कोई ये कैसे सोच सकता है कि किसी की जिंदगी खत्म कर देने से रिश्तों में आई इन दूरियों का समाधान हो सकता है? ऐसे घिनौने विचार सिर्फ एक रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए दिमाग में पनप भी कैसे सकते हैं? और ऐसे विचारों को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? आखिरकार वैभव की हत्या से आरती को क्या हासिल हुआ? और बदले की भावना से आरती की हत्या करके मीनाक्षी जोशी, उसकी बेटी और दामाद को क्या मिल गया? हत्या किसी झगड़े का हल नहीं हो सकती और ना ही किसी मुसीबत का अंत हो सकती है, बल्कि ये मुसीबतों की शुरुआत होती है जिसका अंत बहुत ही नुकसानदायक और दर्दनाक होता है। सही और आसान उपाय यही है कि अलग हुआ जाए और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आगे बढ़ाई जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अच्छे विचारों को जगह दें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।